नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा सत्र, सदन में गरमाया बालू के अवैध खनन का मुद्दा। शशिभूषण मेहता व मंत्री योगेंद्र में तीखी बहस, नवीन जायसवाल भी कूदे। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन पांक के विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने बालू की किल्लत का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि JSMBC द्वारा राज्य में बालू घाटों के संचालन की व्यवस्था के दौरान कम दर पर MDO के चयन किए जाने के कारण सरकार को काफी राजस्व का नुकसान हुआ है, लेकिन संबंधित मंत्री ने कहा कि राज्य को नुकसान नहीं हुआ। मेहता ने आगे कहा कि राज्य में बालू उपलब्ध कराने का काम थाने को दे दिया गया है। थानेदार का काम लॉ एंड ऑर्डर का नहीं रह गया, बल्कि जितने भी बिचौलिए हैं उनकी सूची बनाकर उनको बालू उपलब्ध कराने का रह गया है। पांक के विधायक ने कहा कि बालू काफी उच्च दामों पर दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि क्या आसानी से कम दाम में बालू मिलेगी या इसी तरह से ब्लैक में लोगों को बालू लेकर अपना काम करना पड़ेगा। कहा कि पहले जहां 300 रुपये ट्रैक्टर बालू मिलता था, अब इसकी कीमत 7,000 रुपये प्रति ट्रैक्टर हो चुकी है। सवाल के जवाब के दौरान पांकी विधायक और मंत्री के बीच जमकर बहस हुई। इस बहस में हटिया विधायक नवीन जायसवाल भी कूद पड़े। उन्होंने कहा कि मंत्री जी जवाब बहुत लक्ष्यदार ढंग से रख रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसी भी जिले या गाँव में 100 रुपये CFT बालू मुहैया नहीं हो रही है। दुमका में ACB की बड़ी कार्रवाई, व्यवसायी नवीन पटवारी के आवास पर सुबह से छापेमारी। दुमका में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज सुबह बड़ी कार्रवाई शुरू की है। प्रतिष्ठित कारोबारी नवीन पटवारी के आवास पर सुबह करीब 7:30 बजे से छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि जिस आवास पर कार्रवाई हो रही है वहां नवीन पटवारी सहित उनके 3 भाई रहते हैं। छापेमारी के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ACB की टीम घर के अंदर दस्तावेजों और अन्य संदेहास्पद सामग्री की जांच कर रही है। हालांकि कार्रवाई से संबंधित अधिकारी अभी तक किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने से साफ इनकार कर रहे हैं। ACB की इस अचानक कार्रवाई से इलाके में हलचल मच गई है, जबकि लोग मामले से जुड़े तथ्यों को जानने के लिए उत्सुक हैं। फिलहाल छापेमारी जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है। उद्योगपति गौतम अडानी IIT ISM शताब्दी समारोह में हुए शामिल, छात्रों को किया संबोधित। 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए 50 एनुअल पेड इंटर्नशिप की घोषणा। उद्योगपति गौतम अडानी IIT ISM के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होने के लिए मंगलवार को धनबाद पहुंचे हैं। स्वागत के बाद दीप जलाने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने IIT ISM धनबाद के तीसरे वर्ष के विद्यार्थियों के लिए 50 वार्षिक पेड इंटर्नशिप की घोषणा की है। इन 50 छात्रों में 35% को नौकरी का ऑफर भी दिया जाएगा। साथ ही संस्थान में अडानी 35 माइनिंग एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की गई है, जो खनन प्रौद्योगिकी और शोध को नई दिशा देगा। गौतम अडानी ने कहा कि भारत को वैश्विक गठबंधनों के बदलते स्वरूप और देशों के स्वार्थ आधारित रवैये के बीच अपना स्वतंत्र विकास मार्ग तय करना होगा। उन्होंने जोर दिया कि भारत की संप्रभुता अब 2 प्रमुख स्तंभों पर निर्भर करती है, भूमिगत संसाधनों पर महारत और ऊर्जा स्रोतों पर नियंत्रण, जो देश के विकास की गति तय करते हैं। उन्होंने नैरेटिव कॉलोनाइजेशन के खतरे पर भी आगाह किया है। सरायकेला में रोजगार मेला 10 दिसंबर से 10 दिसंबर बुधवार को जिला नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर सरायकेला खरसावा में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। सरायकेला खरसावा जमशेदपुर एवं चाईबासा में नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन जिले की प्रमुख एवं प्रतिष्ठित नियोक्ता कंपनियों द्वारा कैंप लगाया जाएगा। 18 से 45 साल के नए एवं अनुभवी अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर है। जिला नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर सरायकेला में सुबह 10 बजे से रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनियों द्वारा 14,000 से 35,000 रुपए प्रति माह वेतन प्रदान किया जाएगा। साथ ही निम्नलिखित सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी, जैसे मुफ्त बस सेवा, कैंटीन सुविधा, PF एवं ESIC इंसेंटिव एवं अन्य लाभ। शैक्षणिक योग्यता 8वीं 10वीं इंटरमीडिएट, ITI, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, BTech एवं MBA। इच्छुक नए एवं अनुभवी अभ्यर्थी अपने बायोडेटा के साथ रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं। जिला नियोजन पदाधिकारी ने जिले के सभी योग्य उम्मीदवारों से अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर रोजगार के अवसरों का लाभ उठाएं। धान MSP और विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन, बचाव में उतरे सत्ताधारी दल। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन झारखंड विधानसभा परिसर सरकार विरोधी नारों से गूंजता रहा। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के विधायक विधि व्यवस्था और धान के समर्थन मूल्य को लेकर सरकार पर निशाना साधते दिखे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार के द्वारा इस साल घोषित धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,450 रुपए को नाकाफी बताते हुए
किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3,200 रुपया की घोषणा की थी, जबकि कैबिनेट से 2,450 रुपया पास हुआ है। सरकार के निर्णय का विरोध कर रहे भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि एक तो देर से सरकार ने धान खरीद का सरकारी दर तय किया है, उस पर से जो वादा 3,200 रुपये प्रति क्विंटल का किया गया था उसे पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में किसान कितना इंतजार करेंगे। हालत यह है कि धान को औने पौने दाम में किसान बेच रहे हैं। भाजपा विधायक नीरा यादव सरकार के निर्णय से नाखुश दिखी। उन्होंने किसानों को ठगने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है। विधि व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि सरकारी अस्पताल में चोरी हो जाती है और विभागीय मंत्री इसे स्वीकारते जरूर हैं, मगर मामला प्रकाश में आते ही बौखला जाते हैं। झारखंड में लगातार गिर रहा पारा, कोहरा और सिहरन बढ़ी। 5.2 डिग्री पहुंचा गुमला का पारा। 6 जिलों में छाई रहेगी धुंध। राज्य में ठंड ने असर तेज कर दिया है। मौसम केंद्र रांची की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है। गुमला में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो पूरे राज्य में सबसे कम रहा है। वहीं चाईबासा में दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण वायुमंडलीय स्थितियों में बदलाव आया है। साथ ही दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाएं भी झारखंड के मौसम को प्रभावित कर रही हैं, जिससे लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन अगले 3 दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री तक और गिर सकता है। यह गिरावट खासकर रांची, हजारीबाग, रामगढ़ और गिरिडीह में ज्यादा दिखेगी। 12 दिसंबर तक सुबह हल्के से मध्यम कोहरा और दिन में साफ मौसम रहने की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान औसतन 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री के बीच रह सकता है। पूर्वी, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी झारखंड में 14 दिसंबर तक कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। जमशेदपुर, दुमका, बोकारो, साहिबगंज, चाईबासा और रांची में सुबह धुंध रहेगी, लेकिन दोपहर तक मौसम साफ हो जाएगा। गुमला, सिमडेगा और लातेहार में भी मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड में 15 दिसंबर से एमएसपी पर शुरू होगी धान की खरीद, सरकार ने की घोषणा। झारखंड सरकार ने खरीफ विपणन मार्केटिंग साल 2025-26 के लिए धान खरीद को किसानों की खुशहाली से जोड़कर एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य भर में 700 से ज्यादा धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी, जिससे दूर दराज के गांवों के उत्पादक भी सरकारी खरीद व्यवस्था से सीधे जुड़ पाएंगे। विपणन वर्ष 2025-26 के तहत झारखंड में धान खरीद की प्रक्रिया 15 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। जिला प्रशासन को लक्ष्य दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा पंजीकृत किसानों को सरकारी खरीद केंद्रों तक लाया जाए, ताकि बिचौलियों के चंगुल से उन्हें बाहर निकाला जा सके और उनका धान एमएसपी से कम पर बिक्री न हो। बता दें कि पिछले साल भी 15 दिसंबर से ही धान की खरीद शुरू हुई थी। उस साल 6 लाख मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया था। राज्य कैबिनेट ने झारखंड के किसानों को धान की बिक्री पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य बोनस मिलाकर 2,450 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान करने का फैसला लिया है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा तय एमएसपी के ऊपर राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त बोनस शामिल है, जिसके लिए लगभग 48.60 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। धान की खरीद के 48 घंटे के भीतर किसानों के खाते में पूरा भुगतान करना अनिवार्य होगा। रांची के तीनों बस टर्मिनल का होगा कायाकल्प, 48 करोड़ की लागत से बनेंगे। राजधानी रांची के तीनों प्रमुख बस टर्मिनलों आईटीआई बस स्टैंड, सरकारी बस डिपो और बिरसा मुंडा बस टर्मिनल खादगड़ा का कायाकल्प अब राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहरीकरण के कार्यों में तेजी लाने के क्रम में इन सभी टर्मिनलों के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार का निर्देश दिया है। इस कार्य को आरंभ करने के लिए विभागीय मंत्री सुदेव कुमार के निर्देश पर निविदा निकाल दी गई है। प्रधान सचिव सुनील कुमार ने जुडको को निर्देश दिया कि तीनों बस टर्मिनलों के टेंडर कार्य शीघ्र निष्पादन कर कार्य शुरू किया जाए। इन परियोजनाओं के पूरे होने के बाद रांची के बस टर्मिनल राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के मॉडल स्टैंडर्ड पर नजर आएंगे। यहाँ यात्रियों को सुरक्षा, स्वच्छता और आधुनिक सुविधाओं का बेहतर अनुभव मिलेगा। प्रेम का अंतर्राष्ट्रीय संगम, झारखंड के चंदन से चीन की बेटी ने रचाया विवाह। झारखंड के साहिबगंज में एक दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी ने शादी का रूप ले लिया है, जब चीन के हवाई प्रांत की युवती छियाव जियाव ने भारतीय युवक चंदन सिंह से विवाह के लिए कई हजारों मील दूर भारत आने का फैसला किया। 6 दिसंबर को साहिबगंज के विनायक होटल में यह अनोखी शादी पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई है। चंदन और छियाव की मुलाकात लंदन में पढ़ाई के दौरान हुई थी। वहीं दोस्ती गहराई और प्रेम में बदल गई। दोनों ने जीवन भर साथ रहने का निर्णय
लिया और इस रिश्ते को भारत आकर संस्कारों के साथ मजबूत बनाने का निश्चय किया है। इस रिश्ते को भारतीय परंपराओं के साथ सम्मान देने में चंदन के पिता शंभू शंकर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने न सिर्फ अपने बेटे के फैसले को स्वीकारा बल्कि विवाह को पूर्ण वैदिक रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराने की जिम्मेदारी भी निभाई है। विनायक होटल में आयोजित विवाह समारोह में दोनों परिवारों और रिश्तेदारों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। भारतीय परिधान में सजी छियाव जियाव अब वैदिक मंत्रों के बीच चंदन के साथ सात फेरे ले रही थी। यह पल दो देशों की संस्कृति के अद्भुत मेल का उदाहरण बन गया। ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति पर हाहाकार, केंद्र से गुहार लगाने दिल्ली जाएगी झारखंड सरकार। लंबित छात्रवृत्ति को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ इसको लेकर सियासत तेज हो चुकी है तो वहीं दूसरी ओर राज्य के लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफी जद्दोजहद के बाद इस साल जो प्री मैट्रिक के ओबीसी छात्रों के लिए केंद्रीय मद से 4 करोड़ मिला है, वह राशि भी केंद्र को वापस होने वाली है और राज्य सरकार को नए सिरे से समय समय पर छात्रवृत्ति की राशि की मांग केंद्र से करनी होगी। तकनीकी प्रावधान के तहत केंद्रीय मद की राशि जब तक राज्य को नहीं मिलेगी तब तक वित्त विभाग राज्य मद से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं कर सकता है। जाहिर तौर पर सरकारी अड़चन दूर नहीं होने से राज्य के करीब 11 लाख ओबीसी विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हैं। लंबित छात्रवृत्ति को लेकर राज्य सरकार केंद्र से गुहार लगाने की तैयारी में है। आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा कि जब तक केंद्र का इंटेंशन क्लियर नहीं होगा तब तक समस्या के समाधान में दिक्कत रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास बजट का प्रावधान है लेकिन केंद्र का हिस्सा आए बिना हम दरवाजा ओपन नहीं कर सकते हैं। हटिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ टीम की बड़ी कार्रवाई, 11.5 लाख का गांजा बरामद। रांची रेल मंडल में मादक पदार्थों के तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आरपीएफ हटिया और फ्लाइंग टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। आरपीएफ के द्वारा 11.5 लाख का गांजा पकड़ा गया है, साथ ही 2 तस्करों को भी दबोचा गया है। रांची रेल मंडल में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत आरपीएफ हटिया और फ्लाइंग टीम रांची ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। आरपीएफ रांची के कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर हटिया रेलवे स्टेशन पर संयुक्त जांच अभियान चलाया गया है। इसी दौरान शक के आधार पर ड्यूटी पर तैनात उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह और फ्लाइंग टीम ने प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध अवस्था में बैठे 2 व्यक्तियों की तलाशी ली। जांच के दौरान दोनों के बैगों से 4 पैकेटों में बंद कुल 23 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 11.5 लाख आकी गई है। झारखंड विधानसभा सत्र, बाबूलाल ने एमबीबीएस काउंसलिंग के सीबीआई जांच व जेसीई सीईबी के शीर्ष अधिकारियों को हटाने की मांग की। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एमबीबीएस नामांकन में अनियमितता बरतते जाने का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में एमबीबीएस में नामांकन काफी अनियमितता बरती जा रही है, मेडिकल काउंसलिंग में गड़बड़ी की जाती है। बाबूलाल ने झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की गाइडलाइन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कहा कि बोर्ड काउंसलिंग के दौरान गाइडलाइन का पालन नहीं करती है। एनटीए परीक्षा के बाद रिजल्ट जारी कर बोर्ड को भेज देता है, लेकिन एनडीए के पोर्टल से लिंक नहीं होने के कारण काउंसलिंग में गड़बड़ियां होती हैं। उन्होंने बोर्ड पर जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाया है ताकि कुछ लोगों को इसका लाभ पहुंचाया जा सके। बाबूलाल ने कहा कि एनटीए पोर्टल से लिंक नहीं होने से छात्र जाति, आवासीय प्रमाण पत्र सहित अन्य गलत दस्तावेज जमा कर देते हैं। इस दर्जनों छात्रों प्रभावित होते हैं। उन्होंने सरकार से झारखंड संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों को तत्काल हटाने, काउंसलिंग को रद्द कर फिर से इसे कराने और सीबीआई जाँच कराने की मांग की है। कोडरमा में रिटायर बैंक अधिकारी से 51 लाख की ठगी, दंपत्ति को 2 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट, अवैध लेन देन मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर डराया। कोडरमा में डिजिटल अरेस्ट का एक नया मामला सामने आया है। यहां बैंक से सेवानिवृत्त एक अधिकारी से 51 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई है। बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त कोडरमा निवासी सुरेश प्रसाद गुप्ता ने इस साइबर धोखाधड़ी के संबंध में कोडरमा थाना में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि ठगों ने उन्हें यह कहकर फंसाया था कि उनके नाम से खुले नए खाते से अवैध लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। सुरेश गुप्ता और उसकी पत्नी 2 दिनों तक ऑनलाइन हाउस अरेस्ट में रखा गया। इस दौरान उन्हें फर्जी कोड, अधिकारी और वकील दिखाए गए। इसके बाद उनके माध्यम से मध्य प्रदेश के खाते में 51 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। थाने में दिए आवेदन के अनुसार 1 दिसंबर की सुबह करीब 9:30 बजे उन्हें मोबाइल से आयशा पटेल नामक महिला का फोन आया था। महिला ने बताया कि उनके आधार कार्ड से एक नया मोबाइल नंबर लिया गया है, जिससे कैनरा बैंक दिल्ली में एक खाता खोला गया है। इस खाते से अवैध लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इसके बाद गुप्ता और उनकी पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फर्जी सीबीआई जज के सामने पेश किया गया। ठगों ने सुरेश गुप्ता और उनकी पत्नी से बैंक में जमा रकम, सोना और शेयर आदि की जानकारी मांगी। आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल कर ब्लैकमेलिंग, आरोपी बिहार से गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर 5 लाख रुपए मांगे थे, चाईबासा पुलिस ने पकड़ा। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने साइबर अपराध और ब्लैकमेलिंग के एक गंभीर मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद शमशेर अली उर्फ शमशेर आलम
39 वर्षीय को बिहार के औरंगाबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल कर 5 लाख रुपए की उगाही और मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने अपनी लिखित शिकायत में बताया कि आरोपी ने लॉकडाउन के दौरान फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उससे संपर्क किया था। उसने शादी का झांसा देकर पीड़िता का विश्वास जीता। साल 2023 में आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। शिकायत के अनुसार शादी से इनकार करने के बाद आरोपी ने पीड़िता की आपत्तिजनक एडिटेड तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इन तस्वीरों को हटाने के बदले में 5 लाख रुपए की मांग की। रकम न देने पर लगातार मिल रही धमकियों के कारण पीड़िता मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुई। इस घटना के संबंध में जगन्नाथपुर थाना में 4 दिसंबर 2025 को कांड संख्या 73/25 दर्ज किया गया। इसमें आईटी एक्ट 2000 सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ जगन्नाथपुर के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। तकनीकी सेल की मदद से आरोपी को 8 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया। जामताड़ा जनता दरबार में वृद्धाश्रम की खुली पोल, भोजन में लापरवाही दबाव का आरोप, उपायुक्त ने दिए जांच के निर्देश। जामताड़ा में उपायुक्त के रवि आनंद द्वारा आयोजित जनता दरबार में एक वृद्धाश्रम में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। फतेहपुर निवासी बबलू हेम्ब्रम ने वृद्धाश्रम संचालक पर भोजन में लापरवाही और अधिकारियों पर झूठी जानकारी देने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उपायुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। बबलू हेम्ब्रम ने बताया कि वह पिछले 7 महीनों से जामताड़ा स्थित वृद्धाश्रम में रह रहे थे। उनके अनुसार उन्हें प्रतिदिन केवल आलू की सब्जी दी जाती है और आश्रम में खान पान तथा रहने की सुविधाएं गुणवत्तापूर्ण नहीं थी। हेम्ब्रम ने आरोप लगाया कि आश्रम का संचालन लोहिया विकलांग समिति नामक एक गैर संस्कारी संगठन द्वारा किया जा रहा है। संचालक जयंत यादव द्वारा निरीक्षण के लिए आने वाले अधिकारियों पर यह कहने का दबाव बनाया जाता था कि आश्रम में मांसाहारी मछली और प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत थी। बबलू हेम्ब्रम ने यह भी बताया कि वो शिकायत करने पर उन्हें आश्रम से निकाल दिया गया है। वृद्ध की आपबीती सुनने के बाद उपायुक्त रवि आनंद ने मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने त्वरित जांच के लिए एक टीम गठित करने का निर्देश दिया है। नाबालिग बनी तस्करी का शिकार, महिलाओं ने 80,000 में किया था सौदा, 4 आरोपी गिरफ्तार। दुमका से मानव तस्करी से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां जिले के सरायाहाट थाना क्षेत्र में एक 14 साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर 80,000 में बेचने के सनसनीखेज मामले में दुमका पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग की बरामदगी करने के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों में 3 महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं, जिसमें मोतिहारी जिला के राजेपुर थाना क्षेत्र के सगहरी गांव के अरुण सिंह, चुड़की देवी, दुमका के सरायाहाट थाना क्षेत्र की रहने वाली पार्वती देवी और गोड्डा जिला का बक्सरा गांव की पिंकी देवी शामिल है। बता दें कि मामले को लेकर बीते 6 दिसंबर को नाबालिग की दादी ने थाने में पोती के गुम हो जाने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी पोती सिलाई सीखने की बात कहकर घर से निकली और घर नहीं लौटी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा जल्द राज्य में और भी ट्रामा सेंटर खोले जाएंगे। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का मंगलवार को तीसरा दिन रहा। सत्र में मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में कितने ट्रामा सेंटर हैं, इसकी रिपोर्ट मंगाई गई है। मैन पावर की कमी से सभी संचालित नहीं हो पा रहे हैं, जल्दी से संचालित करेंगे। आने वाले समय में कुछ और ट्रामा सेंटर खोले जाएंगे। मैं खुद जाकर निरीक्षण करूंगा और वो पूरी तरह से संचालित होगा। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि धनबाद में गरीब मरीज बहुत परेशान है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा धनबाद में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल रहे हैं, यहाँ भी डायलिसिस मरीजों को लाभ होगा। इधर कोडरमा विधायक नीरा यादव ने कहा कोडरमा के रिटायर्ड बैंक कर्मी से डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की गई है, इस पर संज्ञान लिया जाए। बरकट्टा विधायक अमित कुमार यादव ने कहा हमारे यहाँ के डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया गया पर वहाँ टीचर नहीं है, क्लर्क नहीं, तो फिर एडमिशन लेकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? आज छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि कॉलेज भवन निर्माण के बाद यह दबाव था कि इसे जल्द शुरू कर दिया जाए। पलामू के लोगों को जाम से मिलेगी निजात, कोयला नदी पर करोड़ों की लागत से तैयार होगा पुल। पलामू के लोगों को जाम से मिलेगी निजात, कोयल नदी पर करोड़ों की लागत से तैयार होगा पुल। पलामू प्रमंडल के सबसे बड़े शहर मेदिनीनगर को जाम से निजात मिलने वाली है। मेदिनीनगर और चैनपुर के बीच कोयल नदी पर एक नया पुल बनाया जाएगा। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में झारखंड सरकार ने मेदिनीनगर में कोयल नदी पर एक नया पुल बनाने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने करीब 64 करोड़ रुपए नए पुल के लिए मंजूर किया है। कोयल नदी पर पुल को लेकर स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया कई बार विधानसभा में आवाज उठा चुके थे। कैबिनेट से पुल को मंजूरी मिलने को लेकर विधायक आलोक चौरसिया ने बताया कि यह पुल बनने से इलाके के लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। उन्होंने कैबिनेट
कैबिनेट द्वारा पुल को स्वीकृत किए जाने के लिए सरकार, स्थानीय मंत्री एवं सांसद को धन्यवाद एवं बधाई दिया है। विधायक ने कहा कि जब भी वे क्षेत्र में आते थे तो लोग नए पुल की मांग रखते थे। जब सरकार ने पुल को मंजूरी दे दी है और कैबिनेट में राशि स्वीकृत कर दिया गया है। बता दें कि कोयल नदी पर 1981 में पुल बनकर तैयार किया गया था। झारखंड पुलिस का आदेश, प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले एसआई होंगे निलंबित। झारखंड पुलिस ने अपने अधिकारियों के लिए निर्धारित 8 सप्ताह के अधिष्ठापन प्रशिक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। प्रशिक्षण निर्देशालय ने स्पष्ट किया है कि सब इंस्पेक्टर और मेजर रैंक के किसी भी पुलिस पदाधिकारी को इस अनिवार्य प्रशिक्षण से किसी भी हालत में छूट नहीं दी जाएगी। अगर कोई अधिकारी प्रशिक्षण में शामिल नहीं होता है तो उसे तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। वहीं अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब 8 दिसंबर को झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में यह प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। प्रशिक्षण शुरू होने के बाद कई पुलिस पदाधिकारियों ने कई कारणों का हवाला देते हुए इस प्रशिक्षण से छूट के लिए आवेदन दिए थे। प्रशिक्षण निर्देशालय ने इन आवेदनों पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट कर दिया कि यह प्रशिक्षण सेवा नियमों के तहत अत्यंत आवश्यक है। यह प्रशिक्षण एसीपी और एमएसीपी के लाभ के अलावा अगले पद पर प्रोन्नति प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। झारखंड कैबिनेट ने 1 जुलाई 2019 से प्रभावी प्रोफेसर पदोन्नति को दी मंजूरी। रिम्स के 16 सह प्राध्यापकों के प्रमोशन का रास्ता साफ। रिम्स के अधीन कार्यरत सह प्राध्यापकों के लिए लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया आखिरकार आगे बढ़ चुकी है। राज्य कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रिम्स के सरकारी सह प्राध्यापकों को 1 जुलाई 2019 से प्रभावी प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दे दी है। इस फैसले से रिम्स के कुल 16 सह प्राध्यापकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जिन्हें अप्राध्यापक पद पर पदोन्नत होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। करीब 7 साल से अटकी प्रक्रिया को मंजूरी मिलने के बाद रिम्स के डॉक्टरों में उत्साह है। सालों से लंबित यह प्रोन्नति न केवल उनके करियर ग्रोथ का हिस्सा थी, बल्कि वरिष्ठता, सम्मान और संस्थान में शैक्षणिक मजबूती के लिए भी अनिवार्य मानी जा रही थी। इस निर्णय के बाद अब डॉक्टरों को उम्मीद है कि विभाग की ओर से सरकारी अधिसूचना भी जल्द जारी होगी, जिससे उन्हें प्रोफेसर पद का लाभ औपचारिक रूप से मिल सकेगा। रिम्स में मुफ्त इलाज और पारदर्शिता बढ़ाने को लेकर नए निर्देश। रिम्स में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। 2 महीनों में मृत मरीजों के लिए 5 एयर कंडीशन मुक्त वाहन खरीदे जाएंगे ताकि शवों को निःशुल्क घर तक पहुंचाया जा सके। 10 साल से ज्यादा समय से कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। विशेषज्ञों की कमी दूर करने के लिए डायग्नोस्टिक परीक्षण, पेट सीटी और थैलियम स्कैन जैसे उपकरणों के संचालन की निविदा प्रक्रिया 6 महीनों में पूरी की जाएगी। गरीब और बीमा कार्ड धारक मरीजों को दवाएं, इम्प्लांट्स और सभी जांचें निर्धारित सीमा तक पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। बाहरी दवाएं और इम्प्लांट्स लिखने पर रोक लागू की जाएगी। आयुष्मान भारत दावे की राशि बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे और हर महीने दावा रिपोर्ट तैयार की जाएगी। दलदली गांव की पहाड़ी से 55 वर्षीय व्यक्ति का कंकाल मिला। राजगंज थाना क्षेत्र के आदिवासी बहुल दलदली गांव की पहाड़ी से सोमवार को लगभग एक 55 वर्षीय व्यक्ति का क्षत-विक्षत कंकाल बरामद किया गया है। मृतक की पहचान वनीलाल टूडू के रूप में की गई है, जो करीब 15 से 20 दिनों से लापता थे। बताया जाता है कि परिजनों ने करीब 2 सप्ताह पूर्व राजगंज थाना में गुमशुदगी का आवेदन दिया था। आवेदन के बाद पुलिस और ग्रामीणों के द्वारा लगातार खोजबीन की जा रही थी। सोमवार को पहाड़ी क्षेत्र में कंकाल मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शव की स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि जंगली जानवरों ने शव को नोच कर खाया है, जिससे शरीर क्षत-विक्षत अवस्था में मिला है। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से स्थानीय क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पहाड़ी बाबा का तिलक उत्सव 23 जनवरी 2026 को। रांची में पहाड़ी बाबा का तिलक उत्सव 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। शिव भक्तों की ओर से पहाड़ी बाबा को नेगचार के साथ तिलक चढ़ाया जाएगा। यह कार्यक्रम पहाड़ी मंदिर में सुबह 8 बजे से शुरू होगा। महोत्सव के बाद श्रद्धालुओं के बीच भंडारा का वितरण भी होगा। वहीं शाम 7:30 बजे से महाआरती होगी। इससे पहले 20 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे से महामंत्रों के जाप के साथ पहाड़ी बाबा का महारुद्राभिषेक अनुष्ठान होगा। सीआरपीएफ जवान की परेड के दौरान मौत। कुछ दिन पहले ही कराई थी बेटे की ज्वाइनिंग। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय से सीआरपीएफ 197 बटालियन में मंगलवार सुबह परेड के दौरान एक जवान की अचानक मौत हो गई है। हृदय गति रुकने से 46 वर्षीय जवान गोपालजी सिंह का निधन हो गया है। साथियों ने तुरंत उन्हें सदर अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जवानों के अनुसार सुबह नियमित परेड चल रही थी, तभी गोपालजी सिंह अचानक गिर पड़े और उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ गई। प्राथमिक देखभाल के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। जानकारी के अनुसार गोपालजी सिंह हाल ही में छुट्टी पर अपने पैतृक गाँव सिसवा बाबू बेलघाट गोरखपुर उत्तर प्रदेश गए थे।
थे। उन्होंने अपने बेटे को दिल्ली में ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर ज्वाइन कराया था। रविवार को वे चाईबासा लौटे और सोमवार से ड्यूटी शुरू की थी। पुलिस को देखकर छत से कूद गया, पैर टूटा। रांची में दो गुटों के बीच भिड़ंत से दहशत। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम दो आपराधिक गुटों के बीच हुए संघर्ष ने इलाके में दहशत फैला दी है। तुलसी चौक और यूनिस चौक के पास हुए इस विवाद में दोनों पक्षों के 3 से 4 लोग घायल हो गए हैं। अचानक शुरू हुई मारपीट से स्थानीय लोग सहमे रहे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी आरिफ पुलिस को देखकर घर की छत से कूद गया। कूदने के दौरान उसका पैर टूट गया है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। हटिया DSP PK मिश्रा ने बताया कि यह विवाद सज्जू और अली गुट के बीच का है। इनके बीच पहले भी टकराव हो चुका है। उनके अनुसार दोनों गुटों के पुराने आपसी विवाद के चलते पहले भी गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें गिरफ्तार आरोपी हाल ही में जेल से छूटे हैं। DSP ने बताया कि आरोपी अली एक पुराना अपराधी है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उसने कब्जे वाली जमीन पर अवैध बाउंड्री वॉल बनाई थी, जिसे पुलिस ने हटवा दिया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। झारखंड विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। धान क्रय मूल्य, बालू सप्लाई, MBBS एडमिशन घोटाला और स्वास्थ्य व्यवस्था पर तीखी बहस। मंत्रियों ने दिया जवाब। भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता ने कहा है कि राज्य में उचित मूल्य पर बालू मिलना मुश्किल है और पुलिस कानून व्यवस्था देखने के बजाय ट्रक और ट्रैक्टर जब्त करने में लगी हुई है। इस पर मंत्री योगेंद्र महतो ने कहा कि सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए कम दर पर MDO का चयन किया है और 370 घाटों पर 100 रुपए में 100 CFT बालू उपलब्ध कराया जा रहा है। मेहता के बाद विधायक नवीन जायसवाल और शशिभूषण कुशवाहा ने भी सरकार को घेरा और कहा कि मंत्री गलत जानकारी दे रहे हैं। विपक्ष ने बालू बिक्री की सूची सदन में प्रस्तुत करने की मांग की है। धनबाद में डायलिसिस मशीन की कमी और अस्पतालों में गंदगी का मुद्दा BJP विधायक रागिनी सिंह ने उठाया है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और मशीनें लगाई जाएंगी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जल्द शुरू किया जाएगा। एक अन्य मामले में भाजपा विधायक राज सिन्हा ने वृद्धजनों के लिए खरीदे गए ऑर्थोपेडिक कैलिपर्स में घोटाले का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि यह टेंडर उनके कार्यकाल में नहीं हुआ था, लेकिन जांच के आदेश दे दिए गए हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।